नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी और ओंकार चौधरी जी, जिनका मैं स्वागत कर रहा हूँ यहाँ आज के कार्यक्रम में। बहुत-बहुत स्वागत। आप सभी से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हमारे धर्मापणम मर्चेंडाइज़ स्टोर पर आप अवश्य जाएँ, जहाँ की विंटर सेल चल रही है। तो ओंकार जी, राहुल गांधी तो फिर विदेश चले गए। अब उनका यहाँ पे ज़िम्मा किसने सँभाला? क्योंकि पार्लियामेंट तो अभी चल रही है। जी 15 दिसंबर को जाएंगे और 20 दिसंबर तक का उनका वहाँ का प्रवास है। आप तो जानते ही हैं कि वो हैं तो विदेश प्रेमी ही। भारत तो वो कभी-कभी आ जाते हैं और ना आए अगर बहुत मजबूरियां ना हो या उनको जो दायित्व दे रखे हैं उन दायित्वों के लिए प्रेशर उनके ऊपर ना हो मम्मी का, बहन जी का, कुछ सलाहकारों का, तो वो झांके भी ना आकर के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ रखा क्या है उनके लिए। अब आप बताइए, इतने चुनाव लड़वा चुके आप लोग और बार बार उनको जनता उठा करके पटक देती है, तो यहाँ उनका मन लगेगा क्या? ऐसी जगह जहां आपका सम्मान ना होता हो, जहां आपके शब्दों की कद्र ना हो, कोई वजन ना हो, कोई आपकी सुनने को तैयार ना हो, कोई आपकी बात ही मानने को तैयार ना हो, वहां आदमी कैसे रहे? तो मजबूरी है उनकी, वो आते हैं बीच बीच में, उसके बाद फिर चले जाते हैं। लेकिन इस बार हुआ ये है कि उनके सहयोगी दल वो भी सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि भाई कुल मिलाकर के मोदी सरकार 10 से ज्यादा विधेयक पारित करवाना चाहती है इस अंतिम चरण में, अंतिम सप्ताह में। और नेता प्रतिपक्ष विदेश जा रहा है, तो क्या अगर वो अपने एब्रोड के कार्यकर्ताओं को संबोधित करना चाहते थे, और वो भी कहाँ के, जर्मनी के बताए गए हैं कि जर्मनी जाने का प्रोग्राम है। अब वहां पर कांग्रेस के लिए वो क्या कर रहे हैं इनके कार्यकर्ता? यहाँ कांग्रेस पिट रही है, अरे यहीं आ जाओ। वो सत्यनारायण जी वाली में जा रहे हैं वो? हाँ, हो सकता है सत्यनारायण की कथा सुनने जा रहे हो या नहीं, वो उसमें जो है कुछ ना साहब, हिस्सा। वो सत्यनारायण जी, गंगाराम जी बढ़ई, जी जी जी। जानते हैं आप उनको? नहीं, इनके सलाहकार और इनके लग्गे बग्गे जो इनके आसपास हैं वो भी तो कमाल के हैं ना। अलग अलग तरह के लोग हैं और सर वो आप उनके गुरुजी को नहीं समझ पा रहे, सेम पित्रोदरा को नहीं सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई। नहीं, मैं समझ गया। और मैं ये भी जानता हूं कि संजय दीक्षित ही उनको बढ़ई बताते हैं। मैं इसीलिए कह रहा नहीं कि बताता। अरे बा- राहुल गांधी ने बताया, मैं तो केवल राहुल गांधी की बात को फॉलो करता हूँ ना, बहुत आदर करता हूँ मैं राहुल गांधी का। बाकी बाकी जितने भी हम लोग हैं, हम लोग ऐसे ही काम चला लेते हैं, हुआ तो हुआ बता करके या इस तरह की बातें करके। लेकिन पूरी परिभाषा और पूरा जो उनका सही नाम है वो तो संजय जी बताते हैं। तो बहरहाल ये अब उनके सहयोगियों ने कहना शुरू किया है कि भाई, और ममता बनर्जी ने फिर क्या गलत कहा था कि ये आधे से ज्यादा समय तो विदेशों में ही रहते हैं। इनकी बहन जी से पूछ लिया रिपोर्टरों ने कि सदन चल रहा है, संसद सत्र चल रहा है और राहुल गांधी फिर विदेश। तो बड़े अजीबोगरीब कुतर्क उन्होंने दिए कि देश के प्रधानमंत्री भी तो आधे समय बाहर रहते हैं। मान लीजिए, देश के प्रधानमंत्री कोई मतलब सरकारी प्रधानमंत्री सरकारी कार्यक्रम से जाते हैं या कि मौज एक करने एक जाते हैं? और एक एक मिनट का उनका कार्यक्रम तय होता है, उनकी मिनट्स जारी होती हैं, वो किससे मिल रहे हैं सबको पता होता है, कौन से समझौते हो रहे हैं ये पता होता है, उन्होंने भाषण कहाँ दिए, कैसे भारतीयों से मिले, सबको पता होता है। राहुल गांधी का तो कुछ अता पता सता ही नहीं होता है। ये भी 20 तारीख तक का कार्यक्रम आया है और उसके बाद फिर वो क्रिसमस मनाएंगे, न्यू ईयर्स मनाएंगे, हाँ बिल्कुल। उसका नहीं भी वो बताया नहीं है। है और उनको। और मैडम विंची का भी तो प्रोग्राम जारी होना चाहिए।
ऐसे क्या है? अपना अपना अकेले-अकेले प्रोग्राम जारी कर लेते हैं और जुआनिता विंची जी का प्रोग्राम नहीं बताते। तो व्यक्तिगत आज़ादी है उनको आज़ाद कर देना चाहिए। उनकी इच्छा के अनुसार वो जहाँ चाहे वहाँ रहे, जितने दिन चाहे उतने दिन रहें। लेकिन एक मज़ाक बना करके रख दिया है। आप मज़ाक पूरी कहते हैं साहब कि पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वो कहती है कि साहब ये मज़ाक नहीं, ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ऐसे ही चलना चाहिए। हुँ। मज़ाक इस सेंस में कि अमित शाह ने उनको हड़काया। सारे सदन ने देखा, सारे देश ने देखा, दुनिया ने भी देखा। ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ से कुछ ट्वीट करोगे, यहाँ से कुछ एक्स पे डालोगे, वो पूरी दुनिया देखेगी। और ऐसे ही नहीं डाँटा है। मैंने कभी राहुल गांधी को, अमित शाह को इस तरीके से डाँटते हुए देखा ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि पहले हमारे सवालों के जवाब दीजिए जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे थे। और इस पर जो है, जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, वो ट्रीटमेंट बड़ा अमित शाह ने रफ़ उनको दे ट्रीटमेंट था, दिया। बड़ा रफ़ ट्रीटमेंट दिया। नहीं, इसी के हकदार थे वो। हू आर यू? आप कौन होते हैं भई उनको ये आदेश देने वाले कि पहले आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए आप? मतलब आप ना अपनी औकात में रह रहे हैं, ना अपनी हैसियत समझ पा रहे हैं, ना आप सदन की जो तय प्रक्रियाएँ होती हैं, जो वहाँ पर चीज़ें जिस तरीके से चलती हैं ना, उनकी आपको समझ है। बाकी तो छोड़ दीजिए, जो मुद्दे आप उठाते हैं, उन मुद्दों का आपके खानदान के ही पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों की सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है, उनकी इज्जत, उनकी टोपी कैसे उछलने वाली है, आपको इसका भी पता नहीं है। अब मुझे बताइए साहब, नेहरू जिस तरह से प्रधानमंत्री बने थे, अगर ये इस तरह की बातें ना करते वोट चोरी की, तो क्या ये सारी चीजें फिर से देश के सामने रखी जाती? कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन एक मौका दे दिया सत्ता पक्ष को। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिन्हा साहब के ऑर्डर के बाद सारे देश को फिर से, और खास तौर से जो नई पीढ़ी है, जो नहीं जानती है उस इतिहास को, उनको फिर से रिवाइव हो गया, बता दिया गया कि भाई ऐसा किया था इनकी दादी ने। इनकी माताजी 1968 में ब्याही थी, 1983 तक नागरिकता नहीं ली। 15 साल क्यों लग गए आपको नागरिकता लेने में? और उससे 3 साल पहले आप मतदाता कैसे बन गई? देश को ये पता लग गया। तो मुझे तो कई बार लगता है कि ये एक्चुअल में या तो इनके सलाहकार कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरीके से गांधी नेहरू परिवार की दबी छिपी जितनी भी परतें हैं उनको उधड़वा रहे हैं, देश के सामने ला करके उनको निवस्त्र करने में लगे हुए हैं। या इनको ही इतनी समझ नहीं है कि इनके जो सलाहकार पॉइंट बना करके दे रहे हैं कि अब इस विषय को आप आगे बढ़ाइए, अब इसको आगे लेकर जाइए, तो इतनी अकल ही नहीं है कि ये उसमें समझ पाए कि इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। और जब आप इनको तूल देंगे और सदन में ये मसले उठेंगे, तो सत्ता पक्ष की अपनी कैपेसिटी कितनी जबरदस्त है कि वो इसी में आपको धो-धो करके मारना शुरू कर देंगे। और ये बार-बार हो रहा है। जी, संजय जी। जी, धीरेन जी ये हम देख रहे हैं कि अ, सभी लोगों ने डिबेट देखी, सभी लोगों ने और भी कुछ देखा, लेकिन हमारे जो भाई लोग हैं, वो बड़े परेशान दिखते हैं। और परेशान यूँ दिखते हैं कि आप ये देखिए कि जिहाद के मामले में वो कुछ नहीं बोल रहे। उनके जो भाई-बंधु हैं, चाचा-भतीजे हुए या फिर एक महिला पत्रकार हैं तथाकथित,
जो जिहादन ज़्यादा है, पत्रकार कम है, वो सब बहुत अपसेट हैं। वक़्फ़ चला गया, उधर आपका ममता दीदी को परेशान किया जा रहा है, इत्यादि, इत्यादि। और आप लोग जो हैं वो धुरंधर की प्रशंसा करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल ही आपको ध्यान नहीं है अपनी माइनॉरिटीज़ का। बिल्कुल, मुझे लगता है जिस तरह से उन जिहादन ने तो ये कहा है कि पता नहीं चल रहा है ये समय काटा कैसे जाए। जी धीरेन्द्र जी। दरअसल धीरेन्द्र जी ये भी उनके बताइएगा, समय काटने का क्या बेस्ट तरीका है? समय काटने का उनके पास सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि उन्होंने जो रणनीति बदली है वो गोल वही रखना है, उनमें और कुछ सोचे कि पुरानी रणनीतियां कितनी रही होंगी। दरअसल एक इस समय की सबसे बड़ी बात यह है कि वो समझ ही नहीं पा रहे, उनको लग रहा कि मोदी जी उनको कष्ट दे रहे हैं, या उनको जयपुर डायलॉग, ओशियन नेटवर्क ये कष्ट दे रहे हैं, या फिर धुरंधर जैसी पिक्चरें कष्ट दे रही हैं। वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि दुनिया की जागृति उनको कष्ट दे रही है। वो ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि अब वो एक भी चीज करते हैं। संजय जी, मैंने पिछले कुछ सालों में इतना जबरदस्त तरीके से सोसाइटी में चेंज आते हुए जो देखा है, वो इसलिए नहीं कि मतलब जो एजुकेशन का जो चेंज इस जिस पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, जिस मीडियम से, उसका आया है। उन्होंने कल, मैं हर एक वीडियो पर अक्सर कोशिश करता हूं ये देखने की कि उनका नया आइडिया क्या होता है। कम मैं उन पर रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं नीचे एक लाइन है। अब एक भी ऐसा जिहादी आपको नहीं दिखाई देगा जिसके झूठ को सेकंड के 1000वें हिस्से में नीचे सबसे पहले रिट्वीट में नहीं आ जाता हो जवाब में। वो ये बता देते हैं कि तुम ये जो झूठ बोल रहे हो ये इस किताब से, इस पैरा से है, ये सुन लो। ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है, उनको लग रहा है ये मोदी जी कह रहे, मोदी जी ने तो कहा है कि तुम कह सकते हो, बस। उन्होंने तमाम लोगों को ये कहा कि क्योंकि वो कह सकते हैं तो तुम भी कह सकते हो, तो तुम भी कह सकते हो, तो ये लोगों को पता चलने लगा। अब आप ये सोच के देखिए कि वो पूरी बहस में, अब वो सोचते हैं कि लोग अंधे बहरे हैं। जैसे दरअसल मुझे एक बहुत बढ़िया याद आता है असरानी एक पिक्चर का, उसका मीम्स है, मैं पिक्चरें तो बहुत ही कम देख पाया हूँ जिंदगी में, लेकिन मुझे याद है उसमें वो मीम्स बहुत चलता है, जिसमें वो ऐसे चश्मा उतार के कहता है कि ए भगवान, पता नहीं अब इस दुनिया में क्या क्या देखना पड़ रहा है, और फिर कहता है अच्छा है कि मैं अंधा हूं, है ना। वो कह रहा है कि दुनिया में क्या क्या, इन लोगों को क्या क्या देखना पड़ रहा है, ये अंधे हैं, ये इनके दिमाग में है। लगातार ये सोच रहे हैं कि पब्लिक पागल हो गई है, पब्लिक समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसा ही है जैसा एक आदमी सर के बल खड़ा होके दुनिया को कहे कि तुम सीधे क्यों नहीं चलते हो। दरअसल अब तक क्या हो रहा था कि देवबंद दारुल उलूम ये बता रहा था कि उसने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और उसने इस देश के बंटवारे का विरोध किया। फिर उसके बाद मौदूदी भी यही बता रहा था, मौदूदी ने भी यही कहा था कि देश के बंटवारे का तो उसने भी विरोध किया था। तो अब तक हम ये मानते रहे कि साहब हाँ, ये वाकई बंटवारे का विरोध कर रहे थे और ये सच्चे स्वाधीनता सेनानी थे, और आरएसएस जो है आईएसआईएस के बराबर है। जो इन्होंने समझाया कि कोई आईएस का प्रमुख जो है वो हाफिज सईद के इक्विवेलेंट है। ये लोगों का, दरअसल लोग ये माने बैठे थे, वो मूर्खताओं को सुने बैठे थे, क्योंकि किसी के पास कोई काटने का, और जिनको पता था उनके मैसेज नहीं थे। अगर आपको ये जानकारी थी तो आप देते कैसे मैसेज, वो तो छप गया। क्योंकि मैं कई बार ये सोचता हूं कि आरफा खानम नहीं, जैसे एक एक करके जहरीले लोगों को देख रहे हैं अब हम लोग, इन्होंने जब ये रहे होंगे पत्रकारिता में, चूंकि तब तो मोनोलॉग था ना, जो हमने कह दिया वही सुनना है आपको, आप कैसे हमको रिएक्ट करते, आप हमको कैसे काटते, तो पब्लिक को वही मानना था जो मुझे कहना था। इन लोगों ने क्या क्या कहा होगा। आप सिर्फ एक मीडियम से नहीं, आप हम लोग जब यहां बात कर रहे हैं एसआईआर पर, आप ये सोच के देखिए कि उत्तर प्रदेश में 2,93,00,000, अभी तक, मतलब वो बाद में रिवाइव होगा, जो भी होगा उसका सबका है, डेट बढ़ी हुई है, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि 2,93,00,000 में से 40 लाख वो कह रहे हैं कि डेथ है जिनकी, ये वापस वो वेरिफिकेशन कर रहे, दोबारा है, वो ज्यादा ही होगी, वो कम नहीं होगी। तो आप ये सोचिए 56 लाख लोग 2010 से हटाए भी नहीं जा सकते थे। वो लोग उनकी मजबूरी हो गई थी उन लोगों की कि वो ना कब्र में रहे, ना वो बेचारे ऊपर स्वर्ग में जा पाए, क्योंकि उनको तो हर 5वें साल वोट देने आना है, हर तीसरे साल वोट देने आना है, तो यहीं बैठे रहते थे। वो तो वहां से बाहर ही नहीं निकल पाते थे आजमगढ़ से, क्योंकि चौहद्दी पे बैठे हैं, पता नहीं कब चुनाव हो जाए भाई, वापस जाना पड़ेगा। तो ये दरअसल जिस
उसमें जी रहे थे, फूल्स पैराडाइज में, वो अब खत्म हो गया। लोगों का एजेंडा है, लोगों के पास वो जानकारियां हैं, लोगों ने साहब आपसे सुनने की जरूरत नहीं। जैसे मैं देख रहा था कुछ कुछ उल्टी सीधी मूर्खों वाली वो जो है महिलाएं हैं, वो जो इस्लाम के नाम पर वो जानबूझ के ट्वीट करती हैं, वो जानबूझ के, क्योंकि उनको ये डर था, ये उनको ये ऐलान, ये एक वो था, मतलब गर्व था, एहसान था वो, कि वो जो वो हिंदू देवी देवताओं को कुछ भी कहें, वो माँ काली के लिए कुछ कहें, वो माँ महिषासुर मर्दनी के लिए कुछ भी कहें, लेकिन उनको कोई कहेगा तो वो आग लगा देंगे, पूरा शहर जला देंगे। उन्होंने बेंगलोर में जला दिया था, उन्होंने तमाम जगह पे जला दिया। लेकिन अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कहते हैं ना, वो कोशिश तो अभी भी कर रहे, बदले में अब कोई पलट के छोड़ नहीं रहा, कह रहा आ जाओ ये लो। और वो इस तरह से कह रहे हैं कि आप कानून, चूंकि आपने तो जो लिखा वो आप तो बना रहे हो। मैं एक बहुत बढ़िया वो पढ़ रहा था संजय जी, उसको छोटा सा है लेकिन मैं शेयर करूंगा, कि एक वो जे कृष्ण मूर्ति के उनमें था, वो जो है एक कोई उन्होंने लिखा, वो 1937-37 की पार्टी का, जो जन्मी पार्टी का उन्होंने जिक्र किया, इशारा गिरा दिया कि पेरियार का था, जो नास्तिक। तो उसने कहा कि उसने आगे उनसे पूछा कि आप भगवान मानते हो? मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं मानता हूं, मैं तो ईश्वर में यकीन नहीं रखता हूं। तो उसके बाद कहने लगा, उसने जी भर के गालियां देने लगी भगवान राम भगवान कृष्ण को। तो जेवी कृष्ण मूर्ति उनसे सिर्फ यही बोले कि देखिए आप नास्तिक नहीं है, आप मानसिक विक्षिप्त है, आपकी मानसिकता, आप कोई समझदार नहीं है, आप पागल हैं, आपका इलाज होना चाहिए, क्योंकि आपने सबसे पहले यह कहा कि उनका अस्तित्व ही नहीं है, उन चीजों का अस्तित्व नहीं है, रामकृष्ण का अस्तित्व नहीं है, और पिछले 1 घंटे से आप मुझे वो गालियां दे रहे हैं, उन आदमियों को गाली दे रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस पागलपन की हद तक ये लोगों को आप देख सकते हैं, ये गालियां देते हैं, ये पागल हो गए, जनता को गाली देने पे उतर आए। संसद में जिस आदमी को वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा संसद में आप सोचिए क्या हुआ, संसद में ये तो एक्सपोज हो गया वंदे मातरम पे। वंदे मातरम पे कोई ये तो था नहीं कि भाई मोदी जी कह रहे थे चलो तीनों लेके आ जाते हैं, हम 5 का 7 गाएंगे, ये सब करेंगे, ऐसा किसी को नहीं था कि उसको ऐसा करेंगे। मोदी जी ये दिखाना चाहते थे कि संसद में देखिए जिहादी या मुस्लिम लीग चली नहीं गई है, मुस्लिम लीग का एक पोर्शन गया है, मुस्लिम लीग एग्जिस्ट यही है। वो सदन में सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि मुस्लिम लीग मौजूद है, क्योंकि आपने उसके दांत नहीं तोड़े थे जहर के। सांप का जहर निकालने से आपने देखा होगा कि अगर आप उसको साइंस के हिसाब से देखते हो तो जहर निकल जाता है, फिर बनता है। फैंग है, अगर फैंग है तो आप उसको जब तक तोड़ेंगे नहीं वो जहर बनेगा, वो ग्लैंड जब तक निकलेगी नहीं। आपके यहां ग्लैंड यहीं की यहीं बनी रही, आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता, मैं तो कभी नहीं बता पाऊंगा कि ये उन अलीगढ़ से लेके वहां तक एक एक चीज, अलीगढ़ यही रहा, देवबंद यही रहा, तमाम चीजें यही मौजूद रही, और जिन लोगों ने वोट किया वो भी यही मौजूद रहे। नेता जाके बुला लिए, जो लोग चले गए उनको वापस लेने चले गए नेहरू। तो आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, कोई सांप ऐसा हो सकता है बहुत अच्छा होगा, या वो बहुत आपके साथ रहने लगा तो उसका जहर कम हो जाता है क्या? ये गलत फहमियों के साथ जिंदा रहने वाली कौम को मोदी सिर्फ ये बता रहे हैं कि नोआ खली मालाबार जो मोपला है वो इर्द गिर्द है, वो कहीं गए नहीं है, अगर तुमको लग रहा हो। वंदे मातरम का एक उदाहरण इसलिए समझ में आने की जरूरत है, जो मैं इस बात को बार बार गौर कर रहा हूं संजय जी, कि पूरी डिबेट 1937 तक की हर एक मुस्लिम्स की, चाहे वो अली जौहर हो चाहे वो मौलाना आजाद हो, सबको एक जगह पर खड़ी करती है, और वो ये कहते हैं कि पहले 2 पैरा हमें गाने में कोई आपत्ति नहीं। ये है वर्ड उनका, एक एक आप निकाल के देखिए। और आज उनकी औलादें यहां कह रही हैं कि हमको शब्द भी आप बुलवा नहीं सकते। तो ये बताने के लिए था, वो अभी तक ये बहस कर रहे हैं औफा खानम या ये इस तरह की औरतें कि साहब हमको ये नहीं हटाने के लिए नहीं है मैम, ये बताने के लिए है। आपको बताया जा रहा है, आपको समझ में आना चाहिए कि आप कौन है। आप समझ लीजिए, एक राणा सफवी करके उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था बहुत साल पहले, मैं वैसे किसी को करता नहीं हूं, उसने मुझे ब्लॉक किया था। आप ये हैरान हो जाएंगे कि जानता हूं मैं उसे बहुत अच्छी तरह से। बलमन की मस्जिद को वो दिखा के उस पर गर्व कर सकती है, जिस शख्स ने 6 मील तक लाशें लटकवा दी हो। इतना बर्बर जालिम इंसान नहीं मिला हो, शैतान का बच्चा, शैतान शर्मा जाए अगर हम लोगों की वो तो औरंगजेब पे भी गर्व करती है,
मैं कह मेरा रहा हूं कि तो आप वहां तक तो बाद में आएंगे, वो तो शुरुआत से कर रही है। वो उन लोगों से कर रही है जिन्होंने 1236 में ये तय किया था इस देश में कि इस देश में कोई हिंदू वो कपड़े नहीं पहनेगा, हिंदू को दरबार में वो नहीं दिया जाएगा जो सम्मान दिया जाता है। जिसने ये कहा कि इनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो माले गनीम दें, जजिया दें, या फिर मारे जाएं, कन्वर्ट हो जाएं। तो वो उन पे गर्व कर रही है। तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये जो छुपे हुए थे, मुझे याद है, मेरे पीछे है, मैं ऐसी सैकड़ों किताबों के उदाहरण दे सकता हूं। वो असगर वजात कहता है कि मतलब और एक जिसको बात और बता दूं आपको, ये राणा सफवी जो है, ये तथाकथित मॉडरेट है, शिया है। हाँ, मैं आपको यही कह रहा हूं कि मॉडरेट का ही तो जिक्र मैंने किया। 1937 तक वो मॉडरेट थे, क्योंकि दो मान रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था अभी फैसले होने हैं, हमको अभी लूटना है, हमको इसके टुकड़े करने हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब याद रखना वो दो भी हटाने हैं। इस पूरी संसद में अगर कोई चीज सामने आई तो ये सामने आई कि झूठ मक्कारी कभी भी यकीन के काबिल नहीं होगी। जो आज आपके साथ बैठ के ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं गंगा जमनी तहजीब है, वो कल गंगा जमनी दोनों को खून से नहला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी अभी जो है वो एक चल रहा है जिसमें पाकिस्तान में कोई इवेंट हो रही है टेररिस्ट की, और उसमें ये कहा जा रहा है कि साहब हम मुंबई में खून आगे बहाएंगे, उस चीज को आगे लगाएंगे और गंगा को खून से भरेंगे और जमुना में लहू बहाएंगे। तो नहीं, गंगा उसमें जमनी कोई यही है। अंतर थोड़ी है, वो खाली नहीं, गंगा हमारी वो आरफा जानम को सस्ती शेरवानी को नहीं सुनाई पड़ता। नहीं, वो यही है सर। दरअसल सर, गंगा जमनी तहजीब इस देश में एक ही बार आई है, मैं ये मानता हूं। वो आई थी 1399 में। 1399 शायद मेरा सन सही हो या हो, जब लोनी में 1 लाख हिंदू उनकी कैदियों की गर्दनें काट के लाशें जो है उनकी वहां बहा दी गई थी, खून बहा दिया गया था। और चूंकि फिर 15 जनवरी तक वो पहुंच गया था वहां जहां हरिद्वार है, चूंकि यहां यमुना थी मां, उसमें उसने लाल कर दिया था। फरिश्ता ने लिखा है कि 50 किलोमीटर तक, 50 कोस तक, जो लगभग 125 किलोमीटर से ज्यादा बैठेगा, वहां तक पानी पीने का नहीं रह गया था। ये कोई संगी नहीं था राइटर, वो उसने लिखा इतना पानी पीने के लिए नहीं रह गया था। और उसके बाद 15 दिन बाद मकर संक्रांति के वक्त उतने ज्यादा लोगों के गले काटे गए, कहां 30,000 लोगों का वर्णन है वो हरिद्वार में। तो वो मुझे लगता है वो जो दोनों जाके गंगा यमुना माँ जो वहां जाके मिले इलाहाबाद में, वो प्रयागराज में, वो जाके गंगा जमनी संस्कृति तब से बनी, उससे पहले नहीं बन पाई थी। और इसीलिए वो दोबारा जो पाकिस्तान में बैठा है वो जानता है कि मेरी औलाद वहां है, वो गंगा जमनी के लिए लग रही है, इसीलिए वो कह पाने की हिम्मत है। ये कैसे संभव है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। जब धीरे धीरे आप जानने लगते हैं तो सोचने भी लगते हैं। ये समाज सोचने लगा है, ये उनकी दिक्कत है। जी जी ओंकार जी, ओंकार जी, एसआईआर जो है वो कंप्लीट हो गया जी 6 प्रदेशों में और 5 प्रदेशों में और 1 यूनियन टेरिटरीज में उसको एक्सटेंड किया गया। अब पश्चिम बंगाल में तो वो कंप्लीट हो गया। हमारी ममता दीदी जो थी वो बहुत नाराज़ थी, वो कह रही थी कि साहब कि ये मेरे लिए एक बहुत ही अपमान की बात है कि मैं एसआईआर का फॉर्म भरूं, क्योंकि उसमें मुझे अपनी नागरिकता बतानी पड़ेगी। मैं अब अपनी नागरिकता बताऊंगी, मैं कतई फॉर्म नहीं भरूंगी। उनकी देखा देखी लाखों काडर ने भी कहा कि भाई जब ममता दीदी फॉर्म नहीं भर रही तो हम कैसे भरें। तो 5 बजे अंतिम समय था उसका, 4:45 में ममता दीदी ने फॉर्म भर दिया। अब बताइए बाकी जो बच गए उनका क्या होगा। सर, ये जोगेंद्र नाथ मंडल है जो भाग आया वहां से। उनको समझाया गया होगा कि आपका अगर नाम कट गया मतदाता सूची से तो आप चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी। तो इसलिए जो है, अच्छा बाकी को मरवा दिया। चलो ये काम वो 3 बार कर चुकी है। हाँ, पहले वक्फ में मरवा दिया, उसके बाद फिर लोगों से कहा कि साहब के वक्फ जो है वो मेरी लाश पे से होगा, तो वो तो जिंदा है, कोई लाश वाश नहीं पड़ी, लेकिन खुद ने ही वक्फ के रूल्स कायम कर दिए। और उसमें जो देरी हुई और जो सारा कंफ्यूजन हुआ उसके चक्कर में पश्चिम बंगाल में 80,000 में से कोई 716
716 ही संपत्तियां रजिस्टर हो पाई, जो 1% से भी कम है, 0.89। नहीं फिर उसकी उन्होंने वजह कहा कि साहब कि मैं एसआईआर नहीं होने दूंगी। तो बहुत सारे लोग जो थे कि भाई एसआईआर नहीं होने देंगे। फिर अचानक उन्होंने कहा कि एसआईआर अगर मैंने नहीं होने दिया तो अमित शाह प्रेसिडेंट रूल लगवा देगा। जब तक वो उन्होंने अपना जब ये पलटा तो पता चला बहुत सारे लोग जिनको उन्होंने कहा था कि एसआईआर और एनआरसी एक ही हैं, वो भाग छूटे। पश्चिम बंगाल छोड़ के ही भाग गए, कुछ बांग्लादेश भाग गए, कुछ नेपाल भाग गए, कुछ अन्य प्रदेशों में भाग गए। अब उन्होंने ये लेटेस्ट ये कर दिया, तो ये 3-3 बार अपनी ही लोगों को उल्टा करके और उनकी ऐसी-तैसी करा चुकी। देखिए बात ऐसी है कि जब आपको दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, साफ-साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपका जो दिमाग है वो काम करना कई बार बंद कर देता है। हालाँकि मैं ममता बनर्जी के बारे में ऐसा नहीं कहता हूँ क्योंकि वो बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन है। उन्होंने तो 2011 में यहाँ से एक तरीके से जलावतनी किया है वामपंथियों को। वो कोई छोटी-मोटी बैटल थी नहीं, बहुत बड़ा संघर्ष था और उसके बाद और लोगों ने उस समय उम्मीद भी ये की थी ममता बनर्जी से कि जो इनका 33-34 साल का कुशासन है, उससे अब मुक्ति मिलेगी और एक अच्छा शासन देखने को मिलेगा। शुरू में संकेत भी दिए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का रंग बदला है इन्होंने, गिरगिट को पीछे छोड़ दिया। और जो हालत की है इन्होंने बंगाल की, वो सबके सामने है। एरोगेंस और मैं तो कहूँगा कि महिला होने के बावजूद बदजुबानी और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं उनको भी गाली-गलौज की भाषा, उनको कुछ ना समझना, ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि एक्चुअल में जिसके लिए आपको बार-बार चुना, आप पर भरोसा किया जनता ने, आपने हर बार उस भरोसे को तोड़ा और बहुत बुरी तरह तोड़ा। और ये जितने आपने गिनाए उसमें सीएए, उसमें भी आप देख लीजिए, उसमें भी इन्होंने कहा था कि लागू नहीं होने दूंगी, जमीन पर नहीं उतरने दूंगी, पश्चिम बंगाल में तो लागू ही नहीं होगा। तो हर बार आप तुष्टीकरण की राजनीति अपनाएंगी। जो संवैधानिक संशोधन हो रहे हैं भारत की संसद से और जिसको आप नकार ही नहीं सकते, उसको लागू होना ही होना है, उसके बारे में आप पाला खींच करके लड़ने की कोशिश करें और लोगों को उद्वेलित करें, उकसाएं, भड़काएं। सड़कों पर वक्फ वाले मामले में मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था? 2 पिता पुत्र मूर्तिकारों को कितनी बर्बरता के साथ उनका मर्डर किया गया था। करीब 100 के आसपास घरों में आग लगा दी गई थी। तो जब इतना कुछ हो ही गया आपके भड़कावे के बाद और कलकत्ता से लेकर के 24 परगना और कूच बिहार और तमाम दूसरे इलाकों में जो स्थितियां परिस्थितियां पैदा की गई थी उस समय केवल ध्रुवीकरण के लिए लोगों को उकसा करके उनको दहशत जदा करके आप उनको अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश करें, इस तरह की राजनीति करें, उसके लिए बंगाल जल जाए, देश जल जाए, आपको उससे कोई जैसे लेना देना ही नहीं है। और अल्टीमेटली क्या हुआ जो आपने बताया, जिस तरह अखिलेश यादव ने वो कोवैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी की बता दिया था और फिर चुपके से जाकर के सिरिंज जो है वो ठुकवा ली थी हाथ में अपने कंधे में, तो उसी तरह का काम जो है ममता बनर्जी ने कर लिया। बाकी लोग अब टापते रह गए, इन्होंने पौने 5 बजे फॉर्म भर करके दे दिया। तो देखिए ये जो लाखों फॉर्म वापस नहीं मिले हैं अलग-अलग राज्यों में, इसी के लिए तो एसआईआर हो रहा है संजय जी, इसी के लिए हो रहा है। जो फेक हैं, जिनके 2 जगह नाम हैं या जो राज्य छोड़ गए,
उनके फॉर्म वापस कैसे आएंगे? घर वालों ने उनके फॉर्म ले लिए होंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे। वो तारीखें बढ़ाते रहिए आप। वक्फ वाला जो आप बता रहे थे, वक्फ वाले में खेल ये हुआ है, आपको ध्यान होगा एक बार असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में वक्फ की करीब 13 लाख प्रॉपर्टी है, जिनमें से 11 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज के कोई कागज ही नहीं है। तो सवाल ये है कि उनको रजिस्टर कैसे करेंगे जिनकी संपत्तियां नहीं है, जिनके कागजात नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो वही कर्मकांड आएगी, हुए, वही। जो कर्मकांड हुए हैं ना, कि ये वक्फ की संपत्ति है, इसको खाली करो, इसको छोड़ दो, सरकारी कागजात में भी वक्फ की संपत्ति चढ़वा ली, किसी ने अपनी संपत्ति बेचने की कोशिश की तो तब उसको पता लगा रजिस्ट्री ऑफिस में पहुंच करके कि ये तो मेरी है ही नहीं, ये तो वक्फ की है, और सुनवाई भी कहीं नहीं थी। या तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाओ या इनके न्यायाधिकरण में जाओ। तो अब पता लग रहा है कि कितनी संपत्तियों के इनके पास भी कोई कागज नहीं है, तो उनको ये रजिस्टर कैसे कराएंगे? वो 5 दिसंबर निकल गई। तो आज बड़े सुहावने चित्र आ रहे थे, कुछ वीडियो आ रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी और कुछ लोग जो है वो किरण रिजिजू से मिलने के लिए पहुंचे हैं। मतलब जो बार बार आमंत्रित करने पर भी नहीं आते थे, एक अपना एक जेस्चर लेते थे, नखरे दिखाते थे, अब इनको लग रहा है कि यार कानून भी बन गया, लागू भी हो गया, तारीख भी निकल गई, अब क्या रास्ता क्या निकाला है? अब किरण रिजिजू क्या रास्ता निकाल लेंगे उसमें? वो तो हो गया काम जो होना था। उस समय तो बहुत अकड़ फूं दिखा रहे थे। तो अब वो सारी संपत्ति एक्चुअल में सरकार के कब्जे में आने वाली है, जितनी आपने लूट रखी है। अब उसमें सरकार ने यूपी में 11% है। हाँ जी, तो वहां तो योगी जी ने कहा कि भाई और शियाओं की तो और भी कम है। वहां उन्होंने कहा कि जो संपत्ति जिन पर लोगों के दावे हैं और वो वक्फ कर दी गई, कोशिश करेंगे कि उनको वापस चली जाए, वरना बाकी जो है वो सब सरकार में शामिल हो जाएगी। तो ये जो हल्ला और ये जो छाती पीटने वाला क्रम चल रहा था ना, और ये जो लोगों को बहकाने की कोशिश ममता बनर्जी जैसे नेताओं की तरफ से की जा रही थी कि कुछ नहीं करने देंगे, भाई उम्र भर का पट्टा लिखवा करके लाई हैं क्या आप कि आप ही इस राज्य की मुख्यमंत्री रहेंगी, कोई और चुन करके आ ही नहीं सकता? जनता की आप मजबूरी हो गई हैं। यही गलतफहमी तो कांग्रेस को थी जब नेशनल हेराल्ड में वो 2000 करोड़ की संपत्ति इन्होंने लूट ली थी एक तरीके से। तब सोनिया गांधी, राहुल गांधी को इनको ये गुमान ही नहीं था कि ये सत्ता से बाहर भी जाएंगे और कोई इनको अदालत में भी घसीटेगा। आज ये नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं। हकीकत सबके सामने है कि 2012 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब सुब्रमण्यम स्वामी अदालत में पहुंचे थे इसको लेकर के, नेशनल हेराल्ड के गोलमाल को। तब तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के चेहरे भी नहीं चुने गए थे, वो भी सितंबर 2013 में चुने गए। तो ये एक्चुअल में सिवाय इसके कि अपने वोट बैंक को ये डराते रहे, लामबंद करते रहे, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए अब एक्सपोज होने का नंबर है इनका। संजय जी। जी धीरेन जी, तो ये देख रहे हैं आप SIR पे उत्तर प्रदेश में, देखिए साहब, उत्तर प्रदेश में 2.9 करोड़ बताए जा रहे हैं कि उसमें से कह रहे हैं 1.27 करोड़ ट्रांसफर्ड, 84.73 लाख अनट्रेस्ड, 46 लाख डेड, 23.7 लाख डुप्लीकेट। तो ये अनट्रेस्ड वाले और ट्रांसफर्ड वाले, इसमें बताया कि भाई उत्तर प्रदेश शासन ने कहा कि साहब हमको और समय चाहिए, हम जो है अभी पूरा कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनको 26 तारीख का समय और दिया है। लेकिन ममता दीदी का कार्यक्रम तो पूरा हो गया।
क्या होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी बहुत बदलाव इसलिए आ जाएगा सर, अगर ये पूरा हो जाता है, क्योंकि 40-50 लाख जो मृतक हैं वो तो वापस आएंगे नहीं, वो तो चले ही गए, और जो परमानेंटली जो गायब है उनका भी वापसी का कोई 23-24 लाख, तो यानी आप उत्तर प्रदेश में वो बंगाल वाली परंपरा भी इतनी ज्यादा नहीं है कि साहब की मिलाप होता हो, हर पंचवर्षीय मिलाप योजना नहीं है यहाँ। यहाँ भी नहीं, लेकिन यहाँ बहुत सारे गढ़ों में हो रहा था संजय जी। 15 सीटें ऐसी हैं जो 1000 से कम अंतर से हैं, उससे नीचे भी है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो ये 12 से 15,000 मिनिमम हर एक सीट पे कम होगा, अगर हम इसको लोअर साइड पे लेके चलेंगे तो बहुत सारा अंतर होगा। देखिए, इसीलिए मैं बंगाल पे जाने से पहले आपको बता दूं, इसीलिए बहुत बड़ा चेंज आ गया, क्योंकि पहली बार अखिलेश यादव मुसलमान के लिए नहीं बोले, महिलाओं के लिए बोले। उन्होंने कह दिया 40-40 हजार रुपया देंगे हम, क्योंकि जब हमने कहा था, जब हमारी सरकार थी 500 दे रही थी, हमने कहा था 1000 देंगे, तो फिर हमारी सरकार आई नहीं, तो उसके बाद उसका जोड़ लीजिए। फिर उसके बाद हमने राज्यसभा में, जब हम लोग लोकसभा में थे, तो हमने कहा था कि हम 1000 देंगे, तो वो भी जुड़ गया, तो उसका टैक्स भी जोड़ लो, तो ये जोड़ के हम लोग 40,000 बैठता है जो हमारा, हम हर महिला के खाते में देंगे। तो जो मामला था कि एसआईआर ने उनको ये समझा जरूर दिया कि मुसलमान जीत की गारंटी नहीं है उत्तर प्रदेश में, महिलाएं गारंटी है। ये एसआईआर से आ रहा, बिहार ने ऐसा नहीं है कि बिहार से राजनेता सबक नहीं सीख रहे होंगे, लेकिन अब वो तेजस्वी वाला ही सबक सीखना चाहते हैं तो अलग बात है। तेजस्वी ने 2 लाख रुपया देने की बात की थी बिना जाने, तो उनसे, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो जब ये फाइनल आएगा तो हम लोग देखेंगे किस सीट पर क्या है, लेकिन बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। उसके आने से ही आपने देखा कि जो अभी तक की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है वो टूटेगी संजय जी, क्योंकि बहुत अरसे से हम लोगों ने एक जड़ता देख रखी है, और वो जड़ता इसलिए थी कि जितना भी है, जो भी वो बोले जा रहा, लोग सुने जा रहे थे, क्योंकि जो भी अधिकारी, जो भी जातिवाद के नाम पर वोट है, ये इतना वोट है। और अक्सर सबसे बड़ा खेल होगा कि जो मुस्लिम ओवर एस्टिमेशन हमेशा होता है, जो अपनी जनसंख्या ज्यादा बढ़ा के लिखवाने का, वो यहाँ यूपी में बहुत ज्यादा था, ये बहुत ज्यादा है। क्योंकि अभी तो मतलब आप ये समझिए कि मैं जब एक स्टिंग कर रहा था, उस दौरान बाकायदा उसने कहा था कि हम अगर ये नहीं करेंगे तो चुनाव में हमारी वो जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ये पूरा वेल थॉट, मतलब वेल रिसर्च आइडिया था उनका, वो सब ये करते थे। तो वो एसआईआर में ये सब खत्म हो जाएगा। और अब तो सरकार ने कह भी दिया, वो इस तरह वो चुनाव आयोग ये करने जा रहा कि शायद एक निश्चित टाइम पर वो कराएगा एसआईआर, तो ये भी बात हो रही है। तो मुझे लगता है यहां होगा। लेकिन जो बंगाल में हुआ, बंगाल में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ममता बनर्जी और उनके बीच का अंतर है वो 7 से 8% था जब हम विधानसभा की बात करते हैं। लोकसभा में वो अंतर कम हो गया था, बीजेपी का वोट बढ़ा था और टीएमसी का वोट गिरा था, 1.5 से 2% वोट गिरा था, और इनका 1.5 से 2 बढ़ा था। तो वो अंतर कम हो रहा था। अगर आप इस मार्जिन को देखें, और मुर्शिदाबाद, मालदा और उधर तो छोड़ दीजिए भाई, वहां आप बहुत ज्यादा मान लो गिरेगा भी तो भी उन्हीं में फैसला होना है। लेकिन जो मार्जिनल सीट है, जहां बराबर के हिस्से हैं, जैसे दक्षिणी कोलकाता और उत्तरी कोलकाता, ये सब चीजें, वहां इस जीत का अंतर बहुत पड़ेगा। इसलिए ममता बनर्जी कई बार तो, जैसे किसी ने, मैं कल पढ़ रहा था कि राहुल गांधी ने शायद, इसलिए राहुल गांधी अपने परिवार वालों से बदला ले रहा है, क्योंकि वो राजनीति में आना नहीं चाहता था, उसको ये ले आए। तो लिहाजा वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाता है जानबूझ के कि जिसमें नेहरू खानदान की पूरी कलई खुले, वो जानबूझ के उठाता है। उसको पता है कि संसद में फिर इनके पास ये सबूत होंगे, सबके सामने उसको परिवार की कहानियां सुनाएंगे कि उसको 0 वोट मिला, इसको 1 वोट मिला, तो वो अपने लिए कर रहा है। उसी तरह से ममता बनर्जी एक के बाद एक ऐसे काम कर रही हैं, जैसे लग रहा है कि वो लास्ट तक ये समझ चुकी हैं कि भाई अब ये जो है, अब इसको तो सही करना पड़ेगा। पहले उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखवा दी कह के, तो लोगों का रिएक्शन आप देख रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने एसआई वक्फ पे कह दिया कि आप बिल्कुल मत भरना। अब उनको पता है कि भर लो, 6 महीने हैं तो आप कागज कहां से बनाओगे, कागज बनेंगे नहीं। जिनका और ये जो 6 महीने का समय है, जो मतलब अभी समय दिया गया, वो है जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू कर दी थी, ये उनका है, ये नहीं कि आप अपने आप ले आओगे। तो जो उनकी बची हुई संपत्तियां वो तो निकल ली, अब आप कोर्ट में लड़ते रहिए, सुप्रीम कोर्ट तो इस बात को सुनेगा नहीं अब, क्योंकि कोर्ट ने तो खुद ही उसी दिन नहीं सुना। अब ये जो रिजिजू से मिल रहे हैं, उससे पहले तो इनको मालूम था, ये लोग गए ही नहीं, इन लोगों ने सरकार को अप्रोच नहीं किया
ये एरोगेंस की हद है। दरअसल ये एक आइडियोलॉजी में छिपी हुई बात है सर, आपको मालूम है, मैं फिर वही कहूंगा कि आपको तो पता है कि वो कहते हैं कि अपना वो दिखाओ, अपना टेरर दिखाओ, अपना खौफ दिखाओ, उससे हासिल करो, क्योंकि तुम किसी से डर नहीं सकते हो। वो तो अच्छा हुआ अल्लाह ने कह दिया कि भाई पहले तो एक को 20 के बराबर कर दिया था, वो तो फिर बाद में उन्होंने कम किया कि नहीं वो जो है, वरना तो 1 20 के बराबर होता तो बहुत ही खराब होता था। तो वो उनको समझाया किसी ने कि साहब 1 20 के बराबर नहीं हो सकता, तो फिर उन्होंने 2 कर दिया। तो वो अगर आप देखेंगे इस पूरी प्रोसेस में SIR वक्फ की में जानबूझ के सीधे सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि एक आदत पड़ चुकी है इस देश के एक इकोसिस्टम को कि हम सीढ़ियों पर चढ़ेंगे और न्याय हमारे लिए सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ आ जाएगा खुद ही मिलने कि साहब आपने बहुत एहसान किया। वक्फ वाले में कोर्ट ने भगा दिया उनको, कहा कि नहीं यहां से हमारे पास कुछ नहीं है, आपको जो होगा ट्रिब्यूनल से मिलेगा, जो भी होगा वहां बताइए, हम उसका टाइम बाइंड नहीं, वो नहीं करेंगे एक्सटेंड। उस दिन रिजिजू साहब ने कहा कि इसके बाद वो उनके पास आए सांसद, तमाम पार्टियों के सांसद गए, जितने मुस्लिम सांसद थे अलग अलग पार्टियों के, वो सब मिलके आए उनसे और उन्होंने कहा टाइम बढ़ा दो। रिजिजू साहब तो इस मामले में बहुत ही बढ़िया आदमी, उन्होंने सीधा कहा कि अन्ना भाई जब कोर्ट ने नहीं बढ़ाया सुप्रीम कोर्ट ने, मैं कौन हूं। तो उनके पास तो वैसे ही खबर था, कहने साहब हम तो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, आप ही तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा सब चीजों में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि समय नहीं बढ़ना है, तो नहीं बढ़ाया। आप सोचिए बड़ी बड़ी क्रांतियां चुपचाप आती हैं, जरूरी नहीं घोड़े पे बैठ के तलवार लेके हाथ में नाचते हुए आया जाए तभी हो। क्रांतियां चुपचाप भी होती हैं, कोर्ट मैरिज भी हो जाती हैं साहब, घोड़े पे जाने के दुल्हन के लिए जाने की जरूरत नहीं है, अब चुपचाप कोर्ट में जाइए साइन करा के आ जाइए। तो उसी तरह से बड़े बड़े काम इस समय मोदी सरकार में चुपचाप जाइए, काम हो गया, आपको पता ही कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कोर्ट ने कह दिया भाई नहीं बढ़ेगा, तो सरकार ने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया साहब नहीं बढ़ेगा। तो आप कैबिनेट का एरोगेंस की हद, मैं ये बताता हूं, आपने वो किया होगा शायद बरनावा वाला, आप सोचिए ये कैसे संभव है कि फैसला दे चुकी है कोर्ट कह चुकी कि आपका इसमें कोई रोल नहीं है साहब। 1920 में SI खुदाई कर चुकी, उसके अलावा 1953 में खुदाई हुई, 2017 में खुदाई हुई और सब में ये पता चला। उसके अलावा आप सनोली का, आप तो उसमें किया, सनोली का किस तरह से आर्यन इन्वेजन थ्योरी को उसने खत्म कर दिया। वो सनोली यहां से 18 किलोमीटर दूर है। आप ये कह रहे हो और सदियों से आस्था है, और आपने कोर्ट में केस हार गए, आपका पजेशन नहीं है, आपकी अपील पेंडिंग है, आपने यूपी सुन्नी बोर्ड ने उसको भी कर दिया, उसको भी वक्फ संपत्ति में कर दिया साहब। ये क्या लॉजिक है साहब? क्यों? क्योंकि एरोगेंस थी, और वो एरोगेंस ऐसा नहीं कि इनको अपनी ताकत पे थी, इनको हिंदुओं के उस जातिवादी और कबीलाई थॉट पर थी जो ये मानता है कि सत्ता मेरे पिताजी ने मेरे लिए नाम कर दी, तो ये जो बाकी लोग हैं इनकी क्या हैसियत है, ये मना कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो मुसलमानों के साथ बैठा हूं। ये जो आइडिया था वो आइडिया परास्त हुआ है और अब कोई इनसे डर नहीं रहा है। वो जानता है कि भाई तुम क्या करोगे, आइए कानून योगी जी है, 14 महीने में यदि किसी केस का फैसला हो सकता है और जिहाद के आईडीए में मर्डर को हत्या से अलग किया जा सकता है, उसको सजाए मौत दी जा सकती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जज ने सिर्फ अफवाहों पे बता दिया और वो अफवाह उन्होंने नहीं मानी, मतलब ये अफवाह जो है पुलिस ने भी नहीं मानी थी। मैं देख रहा था 1-2 वीडियो, अभी उनको लाखों ने लोगों ने देखा, क्योंकि वो तो तमाम लोग इस तरह के वो ढूंढते हैं जहां उनकी बातों को सुना जा सके। लेकिन 14 महीने में सर सजाए मौत मिली है एक ऐसे जिहादी को जिसने सिर्फ इसलिए पहले पत्थर बजाए दुर्गा विसर्जन पर, और फिर उस आदमी को, लड़के को, चूंकि जब आपस में झगड़ा हुआ तो उसने चढ़ के झंडा लहराया, झंडा ही लहरा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, उसको पकड़ के जिस तरह मारा था, वो दरिंदगी आपको सब जगह मिलेगी। मुजफ्फरनगर में गौरव और सचिन के कत्ल में वही मिलेगी। ज्यादातर जगह पर आपको एक इजलाल मर्डर वो हुआ था, अगर आपको याद होगा, मेरठ में, जिसमें एक उसके भतीजे को मारा था स्पेशल सेल के, उसको टुकड़ों में काटा था, तो वो सब जगह मिलेगी। तो उस सब का जवाब ओंकार जी आप कुछ कह रहे थे बीच में? मैं बता रहा था कि कैबिनेट की आज बैठक थी और उसमें अहम फैसला हो गया है। 2027 की जो जनगणना होने जा रही है उसकी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 11,000 करोड़ रुपया उसके लिए एलोकेट कर दिया गया है। तो एक और मुद्दा जो है वो इनके हाथ से छीनने जा रहा है। बहुत जातीय जनगणना कर रहे थे, अब जनगणना के साथ में वो काम भी हो जाएगा। जातीय जनगणना करके फिर तो उसके बाद फिर रोहिणी कमीशन होगा ना नेक्स्ट।
और और डिलिमिटेशन का काम भी पूरा होना ही है 2029 के चुनाव से पहले। हाँ, वो तो अगली बार तो ये जो लोकल इनकम्बेंसी है वो कम हो जाएगी। एमपीज जो है उनकी सबकी हाँ, सीटें इधर से कॉन्स्टिट्यूएंसीज उधर बदल हो जाएंगी, चुकी होंगी। सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बदल जाएंगी, सब खुश हाँ, रहेंगे। सब लोग जो वो है है ना खुश क्या है वो और धुरंधर का और गाना है ना। 33% महिलाओं को टिकट मिल जाएंगे साहब 2029 में। तो बहुत बड़े बदलाव। क्या है वो आ यकी दूस दूस अच्छा, धुरंधर का गाना। ये इस पे तो ओंकार सर बता पाएंगे, वही गाते भी हैं, मैं तो सुनता हूँ। मैं अभी फिल्म देख के नहीं आ पाया, तो मैं जाऊंगा एक दिन। आप देख के नहीं आए, मैं तो दूसरी बार जाने की सोच रहा हूँ। अरे बाप रे। अरे आप टीवी पे बोल रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि एफसीजी जो है वो बिल्कुल कुछ सुनेंगे ही नहीं, फिल्म क्रिटिक ग्रुप्स को समझ में नहीं आएगा। आप जानते हैं विनोद चोपड़ा का वो मुझे जहां तक याद है, आप गुपकार रोड गए हैं ना संजय सर? गुपकार रोड कश्मीर में, जिसपे सबके इनके बंगले हैं, उसके नहीं गया सामने मैं, श्रीनगर केवल एक बार गया हूँ और गुपकार अच्छा। रोड नहीं गया हूँ। हाँ, तो गुपकार रोड ही वो रोड है जो कश्मीर में ताकत का निर्धारण करती है। जानते हैं उसमें एक बंगला किसका है? विनोद चोपड़ा का। जरूर होगी, तो उन्होंने बनाई थी ना वो कश्मीर को व्हाइट वॉश हाँ, करने वाली, कश्मीरी जिहाद बस। को व्हाइट और वॉश करने वाली ये कह रहे हैं ये वही है जो उसकी अध्यक्ष है, गुरु अनुपमा या क्या हाँ, नाम बताया अनुपमा गया। चोपड़ा उनकी श्रीमती जी तो है। हाँ, वो कह रही वो कि है, साहब कि और हमको साथ में वो त्यागी हमको जी तो है, और वो पता हमको नहीं जो किस। है वो आलोचना नहीं करने दी जा रही है। अरे भाई, हाँ, आलोचकों को आलोचना नहीं करने दी जा रही है, इतने कब से ये पाक साफ हो गए कि उनको जो है ट्रोलिंग करने से डर लगने लगा। पूरी दुनिया को तो कहती है कि साहब की फ्री स्पीच पर किसी तरह की कर्ब नहीं होनी चाहिए, हमको रोको मत, और दूसरों के फ्री स्पीच को रोक रही है। बड़ी ज्यादती है दुनिया में। नहीं, वो अपनी फ्री स्पीच की बात करते हैं। और अभी तो मुझे मुझे तो ये ऐसा जो लग रहा है एसआईआर का जो मसला है, ये तो और सारा बड़ा होता चला जाएगा संजय सर, क्योंकि आप ये देखिए, अभी असम में तो नहीं हो रहा, असम में कल उन्होंने, असम में तो कुछ नहीं हो रहा, असम में तो इसको नहीं ले, लेकिन असम में कल बड़ा इंटरेस्टिंग ये था, जिसपे मुझे लगता है कम लोगों ने निगाह डाली। उन्होंने कहा कि साहब मैंने उससे मुक्ति दिला दी, बहु विवाह से, मैंने वो कर दिया, खत्म कर दिया मैंने, और जब भी मदनी आता है मैं और घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चलाता हूं। और अब क्या करने जा रहे हैं, वो एक और बड़ा काम करने जा रहे हैं। हम इधर बैठे रहते हैं, उधर वो जो पूरा, वो तो बॉल को भाई पिच पे रहने ही नहीं देता। उसने कहा कि मैं अब अगला काम करने जा रहा हूं कि जितनी भी मुस्लिम बेटियां हैं उनको जायदाद में बराबर का हक देने जा रहा हूं। मर गए। ये तो भाई बहुत ही गलत हो जाएगा। ये किसने कहा? अरे अपने एक ही मात्र है जो बैट्समैन, जिसको हम लोग मान ही नहीं रहे हैं कि वो तो इतना बड़ा छक्के मार रहा है, हेमंता विश्व शर्मा, वो रुक ही नहीं रहा रास्ते में। वो कह रहा है साहब मैंने पोलीगैमी बंद कर दी ना साहब, मैंने मदरसे बंद कर दिए ना साहब, कहने लगा मैं ये भी कर दूंगा साहब, कोई चिंता नहीं है मुझे, अब मैं अगला काम करने जा रहा हूं, मियाओं की मुझे वोट नहीं चाहिए। मतलब अब ये दरअसल जो ऐसी बातें अगर हम पहले करते, 6 साल पहले, 10 साल पहले, तो खुद को लगता कि शायद हम कुछ कह रहे हैं, लेकिन चूंकि जो पूरा एक मेव रास्ता था, जो रोशनी का था, वो एक ही रास्ता था, दरवाजा, कि साहब इसी से जाना, इसी से आना, हम कह रहे हैं उस अंधेरे कमरे में एक रास्ता खोल के सबको कह रखा था। जैसे वो टिकट चेक करता था, उसी तरह ये पूछते थे कि तुम गंगा जमनी तहजीब मानते हो ना? हाँ मानते हैं साहब। तुम तैमूर को एक महान साम्राज्य का, जी, और याद होगा बाबर की किताब में, किसी में भी आप पढ़ते हैं कि बाबर में 2 महान राजवंशों का खून था, ये सरकार की किताब में था, उत्तर प्रदेश की। अबे 2 एसिड दौड़ते हुए, जो जिनके रगों में एसिड दौड़ रहा होगा गंदगी का, वो उसका खून था भाई, इसमें कोई वो थोड़ी है। तो ये इनका दुख बड़ा दिक्कत वाला था। अब रोशनी आ गई है सर, वो जो है जो रवीश कुमार भी कह रहे हैं कि साहब के राहुल गांधी नहीं, अमित शाह मैदान छोड़कर भागे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, ऐसा है, मरे हुए बाबा की बड़ी बड़ी आंख, भले ही वो अंधा हो, हमारे यहाँ कहावत थी,
जो आदमी राजनीतिक तौर पे अब कोई अस्तित्व नहीं रखता हो, तो उसके लिए आप जितनी बड़ी आंखें उसकी बता दो, उस पे कोई सा चश्मा टिका दो। राहुल गांधी अब राजनीतिक तौर पर उस दिन के भाषण के बाद, देखिए आप कहेंगे दोनों भाई बहन एक से, मैं मान लेता हूं, लेकिन चूंकि जब हम लोग पत्रकारिता में देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि भाषण का अंतर क्या है। उस दिन प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की विदाई की पीठिका लिख दी है, वो आज हो जाए, 6 महीने बाद हो जाए, या फिर उसके 1 साल बाद हो, यानी चुनाव हार के हो। लेकिन अब राहुल गांधी अपने असली काम पर वापस जा सकते हैं। वो विदेश में घूम के लेक्चर दें, वो 4-5 लड़के सड़क पर पकड़ के उनको बताएं कि मोदी जी अच्छा नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पूरा का पूरा काम, अब ये भले ही सारे पत्रकार कुछ भी कहें, कांग्रेस के बचे कुचे लोग सीधे तौर पर अब उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे। ऐसा है, देर सबेर वो खुद एक दिन आप ये फैसला सुनेंगे बाकायदा कि राहुल गांधी ने राजनीति से संन्यास ले लिया है, वो सार्वजनिक जीवन से हट रहे हैं और ये काम प्रियंका जी को दे रहे हैं। क्योंकि देखिए अब अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करना है। अब रेहान, क्या नाम था उसका, रेहान या कुछ ऐसा ही नाम है ना, सब गांधी जोड़ा गया जिसमें राजीव अभी जोड़ा गया है, वो प्रियंका गांधी। रेहान राजीव गांधी। हाँ, तो अब ये अगले भी तैयार करना है, ये अभी बहुत सारी चीजें होनी है, हम लोग देख रहे हैं। तो इनको रवीश कुमार हो या इस तरह के बहुत सारे कुमार हैं जिनके खूब वीडियो सड़कों पे आए हैं। मैं तो दरअसल आपने देखा होगा, मैं कभी बात नहीं करता हूँ पत्रकारों को, मैं कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने इन सबको बहुत क्लोजली देखा है, सबके साथ काम करता रहा, काम किया है, फील्ड में भी किया, वहां भी किया। लेकिन क्योंकि ये झूठ और जो वो था, वो अपने आप लोग सामने ले आते हैं, उनके वीडियो खुद आके बता देते हैं कि साहब ये क्या कहना चाह रहे हैं। और अब लोग बहुत समझदार हो गए संजय जी, उनके पास इतना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। मैं तो ये मानता हूं कि अब आप लाख समझाते रहिए कि साहब ये जो है, ये मकबरा जो है, यहाँ आइए, इस दरगाह पे आइए, माथा टेकिए, क्योंकि ये निजामुद्दीन साहब का है, ये फला का है। अब कोई सुनता नहीं है साहब। अब वो जानते हैं कि साहब अब यहाँ जो जा रहे, जो आदतन जा रहे हैं वो अलग जा रहे हैं, नए को तो किसी को नहीं, सबके पास मोबाइल है, सबके पास जानकारी है, और सबके पास आपके जयपुर डायलॉग का या ओसीएन नेटवर्क का वो भी है सब्सक्रिप्शन भी है, वो उसमें देख के पता कर लेते हैं जाना है या नहीं जाना है। तो ये एक नई चीज है, इसको लोग जानते नहीं है। याही दूस दूस। चलिए आपको तो मुझे लग रहा धुरंधर का ज्यादा हो गया। अब इसी बात पे आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को, धीरेन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे वंदे